मेरे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ BS चौधरी, मैथ्स टीचर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो स्टैंडर्ड 12 का टॉपिक है, जहाँ शुरू होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वहीं से हम शुरू करेंगे। लेकिन उसको पहले कंडीशनल समझने के पहले हमको जो 11 में पढ़ाया जाता है कुछ बेसिक्स या कुछ टर्मोलॉजी, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं और फिर जो हमारा सिलेबस में है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ टर्म्स है जिसको अच्छी तरह से समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये प्रोबेबिलिटी को आप प्रोबेबिलिटी जैसा मैथ जैसा मत समझिए, इसको आप लेमैन जैसे पढ़िए। ठीक है, जैसे अनपढ़ आदमी है, ठीक है, वो कैसे समझता है वैसे पढ़िए। कोई मैथमेटिक्स है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है भी नहीं, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा, क्या निकालना है, वो जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आते हैं सैंपल स्पेस पर। सैंपल स्पेस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। कोई एक्सपेरिमेंट का जितना सारा आउटकम है, पॉसिबल आउटकम है, उसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेके छोड़ता हूं। S = मान लीजिए एक डाई को थ्रो करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हो गया सिंपल स्पेस। अगर कोई फेयर डाई को थ्रो करते हैं तो ये हो गया सिंपल स्पेस। तो ये क्या करता है ना, सेट थ्योरी से अगर अप्रोच करते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट जैसा बिहेव करता है। इसको S से डिनोट करते हैं और ये यूनिवर्सल सेट जैसा बिहेव करता है कि कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली कोई भी आउटकम, ये सब आउटकम्स है। ठीक है, ये सब आउटकम्स है, जितने सारे आउटकम्स है कोई भी सैंपल स्पेस के बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि आउटकम से ही पॉसिबल आउटकम से ही सैंपल स्पेस बना है। ठीक है, अच्छा, और ये जो आउटकम्स है ना, ये इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली मतलब सबका आने का जो चांसेस है वो एक ही है। जैसे 1 का आने का जितना चांस है, 2 का उतना ही है, 3 का उतना ही है, 4 का उतना ही है, 5 का उतना ही है, 6 का उतना ही है। 1/6 करके सबका चांसेस है। ठीक है, तो इसी में एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक सैंपल स्पेस ऐसा है कि एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, अगर हेड आया तो फिर कॉइन को टॉस किया, और अगर टेल आया तो एक डाई को फेंका। एक्सपेरिमेंट समझिए, अगर हेड आया तो दोबारा कॉइन को टॉस किया। ठीक है, अगर हेड पहले एक कॉइन को टॉस करता है, अगर हेड आता है तो दोबारा कॉइन को टॉस करेगा, और अगर टेल आता है तो एक डाई को फेंकेगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड के बाद या तो हेड आएगा या तो हेड के बाद टेल आएगा। अगर टेल आता है तो उसके बाद 1 आएगा, इसका टेल के बाद 2 आएगा, टेल के बाद 3 आएगा, टेल के बाद 4 आएगा, टेल के बाद 5 आएगा, और टेल के बाद 6 आएगा। तो ये बनेगा सिंपल स्पेस। अगर हेड आया तो हेड हेड या तो हेड टेल, अगर टेल आया तो 1 2 3 पर करें। अब देखिए तो एच का जो आने का चांसेस है, और क्या T1 का एक ही है? नहीं है। देखिए ये हेड और ये हेड टेल, इसका हो गया हाफ। अगर हेड आया तो फिर हेड 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 और हेड टेल। ठीक है, तो हाफ का हाफ 1/4 होगा। अगर टेल आया तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। तो हाफ को 6 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है ना, ये टेल है, हाफ को 6 पार्ट में 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। ठीक है ना, इसका 3 तो 5 ही हुआ, 1 2 3 4 5 6, T1 T2 T3 T4 T5 T6, 1 2 3। ये 5 के लिए होगा, ठीक है ना, तो 1/12 हो जाएगा। देखिए तो इसका आने का चांसेस 1/4 है, इसका 1/12 है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, इनका आने का चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि हेड के बाद अगर कॉइन टॉस किया जाए तो हेड टेल आने का 2 में 1 है, ये 6 में 1 है।
तो इसका चांसेस ज़्यादा है। तो इक्वली आउटकम ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, और ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, अब आते हैं इवेंट, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ई से डिनोट करते हैं। ये क्या है ना, ई इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। ई जो है, कोई भी इवेंट वो जो है वो ई का सबसेट होता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़े हैं कि अगर कोई सेट में अगर n एलिमेंट है तो 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम एक मान लीजिए लेते हैं E1। अच्छा, ये फाई सबसेट ऑफ एस होता है। ठीक है, इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। मान लीजिए गेटिंग 7 व्हेन ए डाई इज थ्रोन। गेटिंग 7 व्हेन ए डाई इज थ्रोन, क्या कभी आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, एस इज ए सबसेट ऑफ एस, इसको लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। गेटिंग लेस देन 7 व्हेन ए डाई इज थ्रोन, लेस देन 7 व्हेन डाई इज थ्रोन, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा ही, एकदम 100% श्योर है, तो श्योर इवेंट है। गेटिंग हेड और टेल व्हेन ए डाई इज थ्रोन, 100% होगा ही, श्योर इवेंट है। ठीक है ना, तो इवेंट जैसे होगा वो इस तरह का होगा, सबसेट होगा, ई होगा, एफ होगा, कभी मिला हुआ रहेगा। मान लीजिए E1 एक इवेंट है ना, 2 3 5 क्या है? गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर। ठीक है, एक E2 इवेंट ले लीजिए। ठीक है, 1 3 5 गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, हमारे डाई थ्रोन, यही सिंपल स्पेस है, इसी के बेसिस पर हम बना रहे हैं। एक E3 ले लीजिए, 1 2, E4 ले लीजिए, 3 4 5, और E5 ले लीजिए, 6। ठीक है, अब आते हैं ये इवेंट, कुछ नहीं हमने लिख लिया ऐसे ही। देखिए सब E1 2 3 5 इसमें से लिया गया, तो सबसेट ऑफ एस। E2 1 3 5 गेटिंग ऑड नंबर, 1 3 5 यहाँ से लिया गया। E1 2 मान लो गेटिंग लेस देन 3 व्हेन इज डाई थ्रोन। ठीक है, कोई रूल फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी रूल फॉलो हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट का। तो ये जो E1 E2 E3 जो है वो सेट थ्योरी में क्या होगा? सेट जैसे होगा, इस ए बी सेट को दिखाते हैं उस तरह का होगा। तो उसे देखिए, तो एक आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। और सेट थ्योरी के लैंग्वेज में होगा क्या ना, डिसजॉइंट सेट। अगर दो इवेंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मान लिए E3 और E4, सॉरी E3 और E4, देखिए दोनों में कोई कॉमन है, ये 1 2 है, ये 3 4 5 है। तो E3 और E4 को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअल इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। मान लीजिए एक इवेंट है E3 1 2 और मान लीजिए E5 6,
दोनों को अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कुछ एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। E3 और E4 को लेंगे तो क्या है, कोई कॉमन है, नहीं है। E4 को E5 को लेंगे तो कोई कॉमन है, नहीं है। तो सेट थ्योरी लैंग्वेज में क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट होता है सेट थ्योरी लैंग्वेज में, डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना। इसमें क्या है ना, E3 एंड E4 भी है, E3 एंड E5 भी है, E3 एंड E5 भी है, इस तरह से एटसेट्रा। ठीक है। अब आता है क्या ना, एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट। एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट है ना। एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट, दो या उससे ज्यादा इवेंट जिसको यूनियन करने से एस आएगा। मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 करने से एस आएगा। तो बताइए, तो यहां पर E3 यूनियन E4 यूनियन E5 इज एस होगा क्या? E3 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे ना, E3 E4 और E5 फॉर्म द एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। ठीक है। अगर ये दोनों को मिला देंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट, माने दोनों आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा और यूनियन करने से ऐसा होगा। ठीक है, ये तीनों है। देखिए, कोई आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव सिस्टम है। लेकिन अगर मान लो E1 E2 और E5 को लेते हैं तो क्या होगा, देखिए। तो इसको लेता हूं E1 E2 E4 और E5 को, तो 1 2 3 यहां 4 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा। तो E1 E2 E4 और E5 को यूनियन करेंगे तो भी ऐसा आएगा। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि ये दोनों में कॉमन एलिमेंट मिल जा रहा है। क्लियर? ये था डेफिनेशन के बारे में। अब आइए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, तो हम पहले बोले हैं कि जो इवेंट है वो सेट थ्योरी जैसा ही है, सेट जैसा है। यूनिवर्सल सेट क्या है ना, एस है। तो है ये क्या है ना, E यूनियन F। इसको हम लोग बोलते हैं E और F। सेट थ्योरी लैंग्वेज में हो जाएगा इस तरह का, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा E और F, E एंड E और F, ये पूरा हो जाएगा E और F। ठीक है। नंबर 1 अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। नंबर 2 E इंटरसेक्शन F, इसको हम बोलते हैं E एंड F, है ना। ये होगा सेट थ्योरी लैंग्वेज में, ये S, ये होगा E, ये होगा F। ठीक है ना, E एंड F। ठीक है ना। थर्ड नंबर E बार, दैट इज नॉट E। ठीक है ना, यह कंप्लीमेंट ऑफ E। इस तरह का। अगर ये S है तो अगर ये E है, ठीक है, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, E डैश हो जाएगा। ठीक है ना, बाहर वाला जो है वो E डैश हो जाएगा। शेडेड पार्ट जो है वो E डैश है, नॉट E को छोड़ के। फोर्थ नंबर जो होगा वो E
इंटरसेक्शन एफ डैश, मतलब ई बट, ठीक है, नॉट एफ, ई बट नॉट एफ। इसको हम लोग ई माइनस एफ भी लिख सकते हैं, ई बट नॉट एफ। सेट थ्योरी लैंग्वेज में हो जाएगा ई बट नॉट एफ, ये एस, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ई बट नॉट एफ। ये बड़ा, तो इसको क्या लिखते हैं, ई माइनस एफ लिखते थे सेट थ्योरी में, ई माइनस एफ, यही है ई बट नॉट एफ, ई माइनस एफ, ठीक है। यही इतना ही सारा एलिमेंट्स इवेंट का ऑपरेशन है, क्योंकि सेट का ऑपरेशन इतना ही सारा है, कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ठीक है, और माइनस है, ई बट नॉट एफ। क्लियर? अच्छा, अब फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, अगर n होता n ई यूनियन एफ, ठीक है ना, इज इक्वल एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये पढ़े हो सेट में। अच्छा, अगर डिसजॉइंट सेट होता, अगर डिसजॉइंट सेट होता तो एन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू एन ई प्लस एन एफ होता, ठीक है। अब आइए, ये तो इवेंट हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीई से, पीई से, ठीक है। तो ये क्या होता है, एन ई बाई एन एस। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पर, ठीक है। तो P डिनोट करते हैं P से, इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देता फॉर्मूला। अब देखिए, तो E का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, S होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो S है वो क्या होगा, एन एस बाई एन एस 1 हो जाएगा, और इम्पॉसिबल इवेंट का एन ई 0 हो जाएगा, 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है। देखिएगा आंसर में प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है वो फ्रैक्शन में रहता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, ठीक है। अब देखिए, तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो ना, ये एस है या यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए ई है, एफ है, ई है, एफ है, तो फॉर्मूला क्या है ना, एन ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ। 11 में पढ़े हम, ठीक है ना। और इसको अगर एन एस से डिवाइड कर लेते हैं, एन एस से डिवाइड कर लेते हैं, एन एस से डिवाइड कर लेते हैं, सबको एन एस से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। एंड नाउ इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली क्लियर, तो ई एन एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये होगा, ये एस है, ये ई है, ये एफ है, ये ई एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ई
प्लस पी एफ। ठीक है, अब ठीक है, तो ये ई है और ये ई डैश है और ये एस है। ई और ई डैश दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ई यूनियन ई डैश और ई बार इज इक्वल टू पी ई प्लस पी ई बार। ठीक है, अब इसका वैल्यू एस है तो 1 होगा, तो इसका मतलब पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पी ई बार नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ठीक है, ये याद करना, रिमेम्बर करना जरूरी है। ई और एफ यूनियन करोगे तो क्या होगा, पी ई प्लस पी एफ आएगा, पी ई प्लस ई डैश आएगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अब ये यूनियन करोगे तो एस आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, तो पी ई प्लस पी ई बार नॉट ई इक्वल टू 1। तो नॉट ई का क्या होगा, 1 माइनस पी ई। अगर ई का प्रोबेबिलिटी पता है तो नॉट ई का पता हो जाएगा। क्लियर, तो ये एडिशन थ्योरम है ना। देखिए, तो ये ध्यान रहे, तो एडिशन थ्योरम है ना। तो ये जब हम इसके पहले बताए, अगर प्लस का सेंस आएगा और का सेंस आएगा तो प्लस कीजिएगा, अगर एंड का सेंस आएगा तो इनटू कीजिएगा। ये पहले बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जैसे लेमन बात करता है और या फिर या, है ना, तो और आएगा तो क्या है, प्लस का सेंस ले, प्लस लेना है। एंड है तो इनटू लेना है, एंड है ना, फर्स्ट देन एंड देन सेकंड, तो इनटू होगा। एंड का जहां सेंस आएगा इनटू आएगा, और का जहां सेंस आएगा प्लस आएगा। तो ये था बेसिक्स। अब 2 टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक है विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। है ना, विथ रिप्लेसमेंट। एक बैग में मान लीजिए कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक है, निकाला गया, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप पे निकाला गया, फिर उसको डाल दिया गया दोबारा, फिर निकाला गया। ठीक है, तो यह है विथ रिप्लेसमेंट। मतलब बॉल को निकाला गया, फिर उसी में डाल दिया गया और फिर दोबारा उस बैग से निकाला गया। अगर मान लीजिए इसमें 5 रेड बॉल है, ठीक है, और 6 ग्रीन बॉल है, तो रेड बॉल का निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/11। ठीक है, पहली बार में, ये फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल का 5/11 होगा। अब मान लीजिए बॉल को निकाला गया, फिर दोबारा बैग में डाल दिया गया। ठीक है, तो जब सेकेंड ड्रॉ होगा तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगेन 5/11 ही होगा, क्योंकि जो भी बॉल बाहर गया था वो फिर अंदर आ गया है, तो 5/11 ही होगा रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी। थर्ड ड्रॉ में उतना ही रहेगा, फोर्थ ड्रॉ में उतना ही रहेगा। ये विथ रिप्लेसमेंट है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल को निकाला गया, ठीक है, ये 5 रेड है, मान लीजिए 6 ग्रीन बॉल है, एक बॉल को निकाला गया, ठीक है, और बाहर ही छोड़ दिया गया और फिर दोबारा निकाला गया। ठीक है, तो इसका नाम है विदाउट रिप्लेसमेंट। उसको रिप्लेस नहीं कराया गया, बॉल को बाहर निकाला गया और फिर
रख दिया गया, फिर दोबारा निकाला गया। अब बताइए फर्स्ट ड्रॉ में पहला जब ड्रॉ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा? 5/11 होगा, 5/11 होगा। ठीक है। अब जब सेकेंड जब ड्रॉ होगा दूसरा बार जब निकालेंगे तब रेड का बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, बदल जाएगा उस टाइम। उस टाइम जब सेकेंड ड्रॉ होगा तो उस केस में क्या है? 6 ग्रीन बॉल तो है, क्योंकि एक रेड बॉल निकल चुका है पहले, तो ये यहां पर बचा हुआ है 4 रेड बॉल। ठीक है। और एक बॉल भी घट गया, क्योंकि जो बॉल निकला था वो क्या निकला था? फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल, तो रेड बॉल बाहर निकल चुका है। ठीक है। तो दूसरा बॉल में जब निकालेंगे तो एक रेड बॉल घट गया यहां पर, तो 4 रेड बॉल हो गया और 6 ग्रीन बॉल हो गया। तो सेकेंड ड्रॉ में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ना? 4/10 हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड ड्रॉ में क्या होगा? 3/9 हो जाएगा। क्लियर? देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये कंडीशन लग गया कि पहला क्या निकला था उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर पहले में क्या निकला था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जितना बार आप निकालेंगे उतना ही रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी, और यहां पर चेंज होते रहेगा। तो इसकी भी डिस्कस करेंगे हम लोग, कंडीशनल पर बात करेंगे। कुछ कंडीशन लग गया है जो कि हमारा सिलेबस में है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर 2 बॉल एक साथ निकालते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए पहला रेड बॉल निकला, उसके बाद फिर रेड बॉल निकला, तो एक साथ दोनों निकालेंगे तो एक रेड अगर निकल जाता है, साथ में और एक निकलता है, तो सेकंड वाला तो पहले पर डिपेंड नहीं करेगा कि क्या निकला था। एक के बाद एक बॉल को तो अंदर नहीं ले जाना इजाजत है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं, हम लोग साइमल्टेनियसली बोलते हैं। ठीक है। ये 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1/1 साइमल्टेनियसली, इसका मतलब ही है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, या दोनों बॉल को एक साथ निकाला जाता है। इसमें क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है जनरली, है ना, कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला NCR = फैक्टोरियल N/R × N-R, इसको यूज किया जाता है जनरली। जब भी साइमल्टेनियस होगा 2 बॉल को या 3 बॉल को, या कोई वर्ल्ड सफल डे का 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड को या 4 कार्ड को एक साथ निकाला जाएगा, या 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला जाएगा, तब ये साइमल्टेनियसली केस बनेगा। और ये कॉम्बिनेशन जनरली होता है, जैसे 3 कॉल को निकाला गया, 3 कार्ड को निकाला गया, तो 52C3 होगा NS में। ऊपर में जितना फेवरेबल होगा, कितना लेना है वो देख लेना होगा। क्लियर? ये 2 टर्म के बारे में अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अब उसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो आपका 12 का सिलेबस में है, कि ये जो बेसिक्स है ये जानकारी होना जरूरी है। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन, और दूसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है।